आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है हिंदी गुरु पाठशाला के चैनल पर। जैसा कि हम लोग चर्चा कर रहे थे, पिछले कुछ वीडियो में हमने चर्चा भी की थी वर्णमाला के बारे में। तो वर्णमाला हमने खत्म भी कर ली है, जिसमें कि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने चर्चा की है वर्णमाला के। तो वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है और हम अगले टॉपिक पर बढ़ रहे हैं। जैसा कि मैंने आप सबसे वादा किया था कि मैं अगला टॉपिक लेकर आऊंगा। और एक और बात, ये क्लास जो रहेगी वो स्पेशली पेट के लिए रहेगी, और यही क्लास नहीं रहेगी, इसके आगे आने वाली जो क्लासेस और भी होंगी वो भी पेट से संबंधित रहेंगी। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप सब लोग देख रहे होंगे, संधि। तो ये टॉपिक जो हमारा रहेगा वो संधि से संबंधित होगा। हम संधियों से संबंधित बात करेंगे, अच्छे से उसको समझेंगे क्या होता है, कैसे क्या संधियां होती हैं, वैसे बेसिकली इनके बारे में बेसिक जानकारी पहले हम समझेंगे, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके हम एक अच्छे लेवल तक जाएंगे। एक बात और बता दें, मैंने स्पेशली बोला है खास कर ये पेट के लिए रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ये पेट के लिए होगी। ये संधि की क्लास हम पूरी पढ़ाएंगे और ये एक एग्जाम को कवर नहीं करेगी। जिस भी एग्जाम में हिंदी व्याकरण का संधि टॉपिक आता है, आप सब यहाँ पढ़ सकते हैं और वहां के हर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे, हर एग्जाम के, उस एग्जाम के जिसमें हिंदी टॉपिक है और संधि आती है। चलिए तो शुरू करते हैं। एक बात और मैं बता दूं, ये जो टॉपिक रहेगा इसमें वीडियोस थोड़े से लंबे हो सकते हैं, थोड़ी सी लेंथ ज्यादा रहेगी। कारण ये है, इसमें मुझे बहुत सारी चीजें समझानी है आप सबको, क्योंकि संधि ऐसा टॉपिक है जिसको अगर आप समझना चाहते हैं तो समझ करिए, रटने का कोई काम यहाँ है नहीं, रटने से कुछ होने वाला है नहीं। दरअसल अभी तक अगर आपने रटकर पढ़ाई भी की है संधियों के मामले में स्पेशली, और भी बहुत सारी चीजें रटने के लिए आपको मिलेंगी जब आप कंपटीशन के दौर में जाएंगे, तो संधियां हमको रटनी नहीं है। अगर आप उसको समझकर सही से चीजों को सीखेंगे तो मुझे लगता है सारी चीजें हमारी क्लियर हो जाएंगी। चलिए हम शुरू करते हैं और संधि टॉपिक को। एक बात और मैं आप सबको बताना चाहूंगा, हालांकि मैं ये बातें बार बार आप लोगों से कहना नहीं चाहता हूँ, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, मैं ये नहीं कहता हूँ अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप लाइक मत करिए, अगर आपको अच्छा लगता है तभी आप वीडियो को लाइक करिएगा। और समय नहीं खराब करते हैं, क्लास शुरू करते हैं। चलिए देखते हैं संधि। सबसे पहले मैंने आपसे बात की संधि, संधि का मतलब क्या होता है हम समझ लेते हैं। देखिए दरअसल संधि का मतलब होता है समझौता, जिसको मैंने आगे लिख रखा है समझौता, मेल, संयोग, जुड़ाव, ये सब होता है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप इतना समझ लीजिए कि संधि का सीधा मतलब है जब कभी दो वर्णों के बीच में मेल हो जाता है। आप कहोगे सर वर्ण क्यों लाए? दरअसल अगर हम सिर्फ संधि को समझने की कोशिश करें तो हमको एक चीज समझ आएगी, संधि तो कहीं भी हो सकती है, किन्हीं दो परस्पर बिंदुओं के बीच संधि हो सकती है, दो ऑब्जेक्ट के बीच संधि हो सकती है, जिनको हम कर्म कहते हैं। आप सब समझते हैं कि कई बार आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बल्कि कई बार क्या अभी भी पढ़ रहे होंगे, आप कंपटीशन के दौर में हैं। तो संधि जो होती है, दो देशों के बीच में बहुत सारी संधियां होती हैं। जैसे हम भारतीय लोग हैं और हम सबको पता है हमारी भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत सारी संधियां हैं। उसके अलावा आप लोगों को पता होगा दो जलों के बीच या दो भूमि के किनारों के बीच भी संधियां होती हैं। संधियों का मतलब है जब दो चीजों का मिलान हो, दो ऑब्जेक्ट का मिलान हो। यहां पर भी वही चीज है कि जब दो वर्ण मिलेंगे आपस में तो उनके बीच में जो भी चीज होगा वो उसे हम संधि ही कहेंगे। सीधी सी बात है, अगर हमारा भी किसी से वैर होता है तो वैर हमारा किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति से रहा होगा, या फिर किसी एक समाज से रहा होगा, या हम यूं कहें किसी एक वर्ग से रहा होगा। जब भी कभी हम उसमें साथ होंगे, जुड़ेंगे, तो हमारी और उनके बीच में एक संधि होगी। तो इसका मतलब क्या है, संधि हर उस जगह होती है जहां पर दो चीजें होती हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब हम समझना चाहेंगे कि ये संधि का मतलब क्या होता है। देखिए समझौता हमने लिख दिया है, और समझौता का मतलब है कंप्रोमाइज, और कंप्रोमाइज कभी अपने अपने से नहीं होता है, याद रखना। मेल भी कभी एक से नहीं होता है, दो लोगों से होता है। संयोग का मतलब भी होता है जुड़ाव या मेल, आप ये कह सकते हैं। तो अब हम समझते हैं जरा कि संधि का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा उदाहरण के तौर पर। अगर मैं आपके सामने लिखूं एक ऐसा उदाहरण जिसके लिए कि आपने अभी तक बचपन से लेकर आज तक अगर संधि में कोई उदाहरण पढ़े होंगे तो ये उदाहरण जरूर पढ़े होंगे, इसलिए हम आपको धीरे धीरे चीजों को ले चलेंगे। हाँ एक बात और है, जिन लोगों ने बहुत अच्छे लेवल की संधियां पढ़ रखी हैं तो उनके लिए भी मेरे पास व्यवस्था है, उनके लिए भी कंटेंट आएगा, उनके लिए भी क्वेश्चंस आएंगे, उनके लिए भी उदाहरण आएंगे। आप उनको बनाइएगा ईमानदारी से, वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं आप, फिर आप बनाइएगा जब देखेंगे यहाँ पर हम बनाएंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप धीरे धीरे सीढ़ियों पर चढ़िएगा। अभी हम ये जीरो से शुरू कर रहे हैं। तो देखिए एक उदाहरण होता है जो कि सबको पता है, बहुत आसान सा उदाहरण है, विद्या प्लस
आलय। अब बात ये है ना कि प्रॉब्लम हमारे सामने ये आ रही है, हमको ये तो पता है कि विद्या प्लस आलय का मतलब क्या होता है, विद्यालय, लेकिन हमने जो अभी थोड़ी थोड़ी देर पहले बात की थी, दो वर्णों के बीच में संधि होती है। संधि की दरअसल वास्तविक परिभाषा यही होती है, दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। तो जो दो वर्णों का मेल हो रहा है वो दरअसल इनमें से दो वर्ण होंगे कौन से, समस्या यहां पर आती है कि वो दो वर्ण जो होंगे वो आखिर कौन से होंगे। तो हम जरा समझते हैं कि वो दो वर्ण कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कि अगर मैं कभी किसी किसी का मेल होता है, ये बात कोई सिर्फ पढ़ाई से संबंधित नहीं है, आप खुद बताइए, अपना थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाकर सामान्य बुद्धि का प्रयोग करिए और बताइए कि कभी भी मेल जो होता है वो परस्पर जो मेल होता है वो अक्सर किनके बीच जल्दी होता है, किनके बीच जल्दी होता है, जो सबसे पास में होते हैं। आप खुद बताइए कि अगर मेरा किसी से मेल, आपका किसी से मेल होगा, जो आपके सबसे करीब होगा उससे आपका अच्छा मेल होगा, और जो आपसे दूर होगा उससे आपका अच्छा मेल नहीं होगा। अच्छा का मतलब ऐसा नहीं उससे बैर होगा, लेकिन उससे उतना अच्छा आपका मेल संयोग नहीं बनेगा या जुड़ाव नहीं होगा जितना जुड़ाव करीब व्यक्ति से होगा। अपने घर परिवार के लोग प्रिय क्यों होते हैं, क्योंकि आप उनके साथ रेगुलर रहते हो। अन्य लोग उतने प्रिय क्यों नहीं होते, क्योंकि आप उनके साथ रेगुलर नहीं रहते हो, आप लगातार निरंतर उनके साथ नहीं रहते हैं। तो वही हाल है विद्या प्लस आलय, इसमें से जो दो वर्ण हमको मिलेंगे वो कौन से मिल सकते हैं, जो दो सबसे करीब होंगे। अब आप कहोगे सर दो करीब, तो यहाँ पर सब करीब ही है। तो दरअसल मेल का मतलब होता है एक ये पद है और एक ये पद है, इस पद का और इस पद का, इसका एक और इसका एक, इन दोनों में से एक एक वर्ण आपस में से निकलेगा और वो दोनों आपस में संधि करेंगे। याद रखना एक बात बहुत ध्यान से कि ये जो है ये क्या है, ये पद है, और ये क्या है, ये भी एक पद है, पूरा पूरा पद है। अगर हम इन पदों को मिलाते हैं, अगर ये प्लस कर देंगे ना, तो ये क्या हो गया, ये समास हो गया। समास की परिभाषा ही कहती है दो पदों के मेल को हम समास कहते हैं। माफी चाहते हैं, कुछ समस्याएं आ रही थी जिनकी वजह से ये दिक्कतें हो रही थी। चलिए हम बात करते हैं। तो जो पद है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। हमने जो बात की थी अभी पद के बारे में, तो मेरा कहने का मतलब ये था, एक सेकंड में थोड़ा सा नीचे लिखता हूं इसको, विद्या प्लस आलय। अब विद्या प्लस आलय से जो है ये पूरा का पूरा क्या है, ये दोनों पद है। कभी भी अगर आपस में पद और पद मिलेंगे तो कभी संधि नहीं होगी, हमेशा क्या होगा, समास होगा। इस बात को ध्यान रखें, कभी भी पद और पद आपस में मिलेंगे तो हमेशा समास होगा, संधि नहीं होगी। लेकिन याद रखना जब इन्हीं में से आपस में वर्ण मिलेंगे तो वो संधि होगी। यानी कहने का मतलब ये है कि अब हमको पद पद नहीं बल्कि हमको इनके में से एक एक वर्ण निकालना है, और जो कि हम समझा रहे थे आपको, विद्या से एक वर्ण निकालना है और एक यहाँ से आलय से एक वर्ण निकालना है। अब दरअसल जो पड़ोसी होंगे वर्ण वही आपस में निकलेंगे, और वो पड़ोसी है कौन से, ये बात हमको चेक करनी है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हम इस विद्या प्लस आलय से दो पड़ोसी निकालेंगे। तो आप मुझे बताइए इनमें से सबसे पड़ोसी कौन सा हो सकता है। तो देखिए, विद्या का सबसे आखिरी पद और आलय का सबसे प्रथम पद, तो कहने का मतलब है इसका सबसे आखिरी और इसका सबसे पहला। इस प्लस के नजदीक में, इस धन के नजदीक में जो भी दो वर्ण होंगे वो दो हमारे सबसे नजदीक वाले वर्ण होंगे। जैसे अगर मैं देखूं, अब आप कहोगे सर एक बात बताइए कि इसका सबसे आखिरी होगा कौन सा। तो देखिए, विद्या का सबसे आखिरी आप लोगों को एक वर्ण दिख रहा होगा, द्या। तो दरअसल ये द्या नहीं है, वास्तविक तौर पर हमने एक दिन आप लोगों को भी पिछली ही क्लास में बताया था कि जब परस्पर दो संयुक्त व्यंजन आपस में जुड़ जाते हैं तो वो संयुक्त व्यंजन जो होते हैं वो उनमें जिसका उच्चारण पहले हो रहा होता है वो आधा होता है और जिसका उच्चारण बाद में हो रहा होता है वो पूरा होता है। तो दरअसल ये द्या ना होकर बल्कि क्या है, द प्लस या। लेकिन हमें अभी भी आखिरी वर्ण नहीं मिला है, क्योंकि हमको चाहिए आखिरी वर्ण, और या क्या हमारा आखिरी वर्ण है, तो नहीं है। क्योंकि हमने आप लोगों को जब व्यंजन पढ़ाए हैं तो व्यंजन में हमने आप लोगों को एक सिखाया था कि कोई भी व्यंजन बिना स्वर के पूरा नहीं होता है। तो क्या ये या आपको आधा दिख रहा है, नहीं, या पूरा है, और जब ये या पूरा है
तो इसका मतलब है इसके अंदर भी एक स्वर लगा हुआ है। तो स्वर कौन सा इसमें लगा है? ये मात्रा लगी है। अगर आपको पहचान हो इस मात्रा की तो आप मुझे बताइए ये कौन सी मात्रा होती है? तो ये जो हमारी मात्रा होती है बड़ा आ की होती है। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहां पर या लिखूं और इस या को मैं या आधा करके और इसमें से बड़ा आ निकाल लूं तो क्या सही नहीं है? इसका मतलब है यहां पर ये दीर्घ आ बाहर आ जाएगा और या आधा रह जाएगा। अब देखिए ध्यान से सुनिए, जब हम इसमें वही चीज है जो ये वाला, ये बड़ा दिख रहा है आपको, ये वाला हम यहां लिख देंगे और जब हम ये यहां लिखेंगे तो ये जो द्या है इसमें से हमने कौन सा निकाल लिया? इसमें से हमने द्या को आधा किया प्लस आ, ये हुआ, और हमने ये बाहर निकाल चुके हैं तो बचा हमारे पास क्या? द्या आधा। तो अगर हम यहां पर देखें तो ये विद्या में द्या आधा बचा, प्लस द्या नहीं है, द और या है, ध्यान रखना। और आलय में से तो हमको साफ दिख रहा है ये दीर्घा मिलेगा, प्लस इधर क्या बचा? लय। हमको पता है दो वर्ण कौन से मिले? ये दो वर्ण मिले आपस में। और जब यही दो वर्ण जो हमारे हैं वो संधि बना रहे हैं, संधि इन सब के बीच में नहीं होती है, याद रखना। संधि हमेशा क्या होती है? दो वर्णों के बीच में होती है, और वो दो वर्ण हमारे हर संधि में काम आएंगे। तो हम सिर्फ ये नमूने के तौर पर आपको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि संधि का मतलब क्या होता है और कैसे संधि बनती है। तो हम सबको पता है ये क्या बनेगा, ये हम नियम में समझेंगे। तो इनसे बनेगा दीर्घ आ, और इधर बचा हुआ है विद्य, प्लस इधर भी बचा है लय। और जब हम इन सबको जोड़ेंगे आपस में तो हमको पता है कि फिर क्या होता है, द्या जो है वो हमारा पूरा होगा। कैसे? जब ये दीर्घ आ इसमें शामिल होगा, क्योंकि हमको पता है द्या को हमने आधा कर रखा है या निकाल रखा है, और जैसे ही हम इसको पूरा करेंगे तो ये द्या इसमें जुड़ जाएगा। तो ये विद्या में इस तरीके से या जुड़ेगा, आ जुड़ेगा, प्लस इधर लय लिख जाएगा, और ये विद्या प्लस लय विद्यालय हो जाएगा। हालांकि आप लोगों के दिमाग में एक बात चल रही होगी इसको सुनते ही कि ये सब सर क्या बता रहे हैं, इतना सरल है, आपने इतनी बड़ी खिचड़ी बता दी। दरअसल ये सरल है, और चीजें सरल नहीं है। हम आपको समझाएंगे कि और जो उदाहरण आने वाले हैं वो आपको इसी मेथड से करने हैं। बहुत कठिन भी उदाहरण है, लेकिन वो कठिन कठिन नहीं लगेंगे जब आप चीजों को करना शुरू कर देंगे, बहुत आसान लगेंगे। तो इसके बाद हमारा जो आता है वो विद्यालय हो जाता है। तो इस तरीके से संधि का सिर्फ एक ही मतलब है, आप समझ लीजिए, दो वर्णों का मेल। हम आपसे बार बार एक बात इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि परस्पर दो वर्णों का मेल क्या कहलाता है, तो हम कहेंगे संधि। लेकिन जब कहेगा परस्पर दो शब्द या दो पदों का मेल क्या कहलाता है, तो समास। तो चलिए, ये कहानी तो हम बस आपको एक नमूने के तौर पर समझाना चाहते थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और संधि में हम धीरे धीरे चीजों को समझना शुरू करते हैं। तो संधि की अगर बात करें, परिभाषा क्या होती है? दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। उतनी देर से हम यही समझाने की कोशिश कर रहे थे आपको कि दो वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। उसके बाद आता है संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? समझौता, मेल, संयोग या जुड़ाव। उसके बाद आता है कि संधियां प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं। तो संधियां आपसे पूछेगा कितने प्रकार की होती हैं, तो हमारा सीधा सा आंसर होगा संधियां जो होती हैं वो तीन प्रकार की होती हैं। वो तीन प्रकार होते कौन कौन से हैं? तो एक तो स्वर संधि होता है, ध्यान रखेंगे, एक स्वर संधि, एक व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। ये तीन प्रकार की संधियां होंगी। उसके बाद पूछेगा प्रकार कितने? तीन। संधि के शाब्दिक अर्थ क्या? समझौता, मेल भी हो सकता है, संयोग भी है, कुछ भी पूछ लेगा वो आपसे, सभी होते हैं और सही है। पूछेगा संधि के प्रकार कितने? तीन। और तीन में कौन सी? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब आप ध्यान देना, स्वर संधि का मतलब क्या होता है, हमको ये समझना है। तो दरअसल स्वर संधि का मतलब ही ये होता है जहां पर परस्पर जो दो वर्ण, यहां ये लिखा है ना दो वर्ण, दरअसल जो दो वर्ण आपस में मिल रहे हैं वो दोनों वर्ण जब जब स्वर हो जाएंगे, जब जब दोनों वर्ण स्वर होंगे, यानी स्वर प्लस स्वर, जब कभी भी स्वर और प्लस स्वर मिलेगा तब हमारी संधि कौन सी होगी? स्वर संधि होगी। अब आप कह रहे होंगे इसका मतलब है सर कि अभी आपने जिस बात जो चर्चा की थी विद्या प्लस आलय की, तो विद्या प्लस आलय में जो वर्ण मिले थे वो बड़ा यानी दीर्घ आ प्लस दीर्घ आ, तो क्या ये दोनों स्वर नहीं है? ये दोनों स्वर ही तो आपस में मिल रहे हैं, और जब ये दोनों स्वर आपस में मिल रहे हैं तो इनसे जो भी निर्माण हो रहा है वो हमारी किस संधि के हिसाब से हो रहा है? स्वर संधि के हिसाब से। व्यंजन संधि का मतलब होता है कि जब कभी भी
एक व्यंजन हो और उसके साथ में फिर से व्यंजन आ जाए या फिर स्वर आ जाए तो उस संधि को हम व्यंजन संधि कहते हैं। और विसर्ग संधि में विसर्ग का ही काम होता है। क्या होता है, कैसे होता है, चीजें हम धीरे धीरे सीख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीधे सीधे स्वर संधि के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं। तो स्वर संधि जो होती है, अगर आपसे पूछता है स्वर संधि का मतलब क्या होता है या स्वर संधि की परिभाषा क्या होती है, तो हम सीधे सीधे उत्तर देंगे कि स्वर संधि की परिभाषा होती है स्वर वर्णों का मेल। और स्वर वर्णों का ऐसा तो है नहीं 4 वर्ण मिलते हैं, 8 वर्ण मिलते हैं। परस्पर 2 स्वर वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं और उनसे जो भी संयोग होता है उसे ही हम कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और स्वर संधि में एक क्वेश्चन और बनता है जो बहुत फेमस है कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं। अगर वो पूछेगा स्वर संधि के प्रकार, तो स्वर संधि के प्रकार अगर पूछेगा तो इसके 5 प्रकार होते हैं और हमने आपके समक्ष वो 5 प्रकार लिख रखे हैं। पहला होता है दीर्घ संधि, दूसरा होता है गुण संधि, तीसरा होता है वृद्धि संधि, चौथा होता है यण संधि और पांचवा होता है अयादि संधि। ध्यान रखना, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर से सुनिए, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। पांचों की पांचों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम रिलेवेंट है, क्वेश्चंस यहां से बनते हैं। फिर से सुनिए, एक बार मैं पूरा संसार आपको बता दूं। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है समझौता, मेल, संयोग या जुड़ाव। संधि की परिभाषा होती है 2 वर्णों के मेल को हम संधि कहते हैं। और पूछता है संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अगर पूछता है कि स्वर संधि क्या होती है, तो परस्पर 2 स्वर वर्ण जब आपस में मिल जाते हैं तो उसे हम कौन सी संधि कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। और उसके अलावा पूछता है कि स्वर संधि के प्रकार कितने होते हैं, तो आंसर हमारा क्या हो जाता है, 5 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, दीर्घ संधि होती है, उसके बाद गुण संधि होती है, वृद्धि संधि होती है, यण संधि होती है और अयादि संधि होती है। अब हम सीधे सीधे, आप लोग सोच रहे होंगे थोड़ा सा सर फ्लो में जा रहे हैं, तेज जा रहे हैं, तो चिंता मत करिए। संधि एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत बड़ा है और इसको अभी हम इतना फ्लो में जा भी नहीं सकते हैं। इसमें चीजें बहुत समझनी है, बहुत सारी बातें हमको करनी है। सबसे पहले नंबर 1 हम डालते हैं दीर्घ संधि। और दीर्घ संधि से के नियम को छोटा सा समझते हैं। कुछ खास है नहीं दीर्घ संधि में, बस एक छोटा सा नियम है। नंबर 1, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या होती है उसको हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दीर्घ संधि जो है के नियम को हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे उनके उदाहरण भी कर लेंगे। दीर्घ संधि का नियम होता है, आप लोग कह रहे होंगे सर ये क्या लिख रहे हैं, समझ तो आ नहीं रहा है। विश्वास मानिए, जो लोग संधियां पहली बार पढ़ रहे हैं उनको समझ थोड़ा सा कम आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी चीजें आपको समझ आएंगी, ये निश्चित है। देखिए ध्यान से सुनिए, जो स्वर संधि होती है उसमें सबसे पहली होती है दीर्घ संधि। अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आप पहली ही दीर्घ संधि पढ़ें, इसका मतलब नहीं है। इससे बनता है दीर्घ आ। आप कहोगे सर क्या कर दिया आपने, ये क्या लिख दिया। इससे बनती है दीर्घ ई, इससे बनता है दीर्घ ऊ और इससे बनता है दीर्घ री। अब देखो समझना ये है, दरअसल इसको आप चाहें तो एक बॉक्स में बंद कर सकते हैं। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। आप कहोगे सर ये क्या लिख दिया आपने, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या लिखा था, विद्या प्लस आलय। जो 2 वर्ण हमने निकाले, इसका कौन निकाला, बड़ा आ निकाला, और इसका कौन निकाला, इसका भी बड़ा आ निकाला। अब हमको जो 2 वर्ण मिले हैं ना, हमको इसमें चेक करने हैं कि वो 2 वर्ण है कहाँ पे। कहता है कि यदि पहले पद का, ये पहला पद है, इसमें से चाहे छोटा आ हो या बड़ा आ हो, यहाँ पर चाहे बड़ा आ होता या छोटा आ होता। फिर वो कह रहा है जो दूसरा पद है उसका भी चाहे छोटा आ होता या बड़ा आ होता, तो इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर होता और इन दोनों में से कोई एक यहाँ पर होता। अगर ऐसा होता है संयोग, तो निर्माण किसका होगा, दीर्घ आ का, जो कि हमने अभी थोड़ी देर पहले किया था। समझ आया। तो ये हमारा दीर्घ आ का निर्माण हो जाएगा और इस आधार पर हमारी जो संधि बनेगी वो बन जाएगी विद्यालय। तो ये तो हमने बहुत आसान सा समझाया था। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले उदाहरण पर। देखिए इसके बाद हम एक उदाहरण लेना चाहेंगे, कपि धन ईश। मुझे आप लोग ये समझाइए और ये बताने की कोशिश करिए इसका सबसे आखिरी वर्ण कौन सा है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमको 2 वर्ण इसमें से निकालने और वो 2 वर्ण निकलेंगे कौन से, जो सबसे पास के होंगे। तो आप मुझे ये बताइए इसका सबसे आखिरी वर्ण कौन है और इसका सबसे पहला वर्ण कौन है। इसका सबसे पहला तो दिख रहा है, इसका सबसे आखिरी कौन है। तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कभी आपके समक्ष पी लिख दूं, पी,
इसको तोड़ना हो तो हमने आपको बता रखा था, याद करो, हमने कहा था पा अगर कभी लिखा होगा और इसमें हलंत नहीं होगा तो इसका मतलब है इसमें एक स्वर है, अगर आप इसको चाहें तो इसको पा आधा धन आ कर सकते हैं। लेकिन अगर पा की जगह कभी पा लिखा हो तो इसका मतलब इसको पा आधा करके इसमें कौन है, बड़ा आ है। अगर कभी यहां पर पी लिखा हो तो इसका मतलब इसमें क्या है, पा आधा धन छोटी ई है। अगर कभी पी लिखा हो तो इसका मतलब क्या है, पा आधा धन बड़ी ई है। आप कहोगे सर आगे आगे अगर पू लिखा हो तो इसका मतलब पा आधा धन ऊ है, और अगर कभी पू लिखा हो तो इसका मतलब पा आधा धन बड़ा ऊ। ऐसे ये क्रम चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब है हमको क्या मिला है, ये पी, और ये पी का इसका मतलब क्या है, पी को तो ऐसे लिखोगे आप ना, तो जब ऐसे लिखेंगे आप तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है कि अब सबसे आखिरी वर्ण कौन है, सबसे आखिरी वर्ण कौन है, छोटी ई। तो क्या हम इस सबसे आखिरी वर्ण को यहां लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। उसके बाद आगे बढ़े तो इसका सबसे पहला हमको लिखना है, वो तो हमको दिख ही रहा है। अब देखो नियम पर आते हैं, यहां हमको छोटी ई मिला, वो कह रहा है छोटी ई हो या बड़ी ई हो, यानी ई हो या ई हो। उसके बाद वो कह रहा है कि इन दो वर्णों में से कोई एक हो, तो जाहिर सी बात इन दो में से एक है, यहां पर भी इन दो में से कोई एक हो तो है, बनेगा क्या, दीर्घ ई। तो दीर्घ ई हमारी बन गई। अब हम जब इसको जोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है, जब हमने इस ई को बाहर निकाल लिया है तो बचा तो हमारे पास पा आधा ही सिर्फ। तो जब पा आधा बचा है तो हम पा आधा को ऐसे ही लिख देंगे, प्लस उधर साल बचा है हमारे पास, क्योंकि हम ये दोनों लिख चुके हैं, आप सबको पता है। जब हम इसको जोड़ेंगे तो ये पा आधा जो है ये बड़ी ई के साथ में जुड़ जाएगा। और अब आप मुझे बताइए, क्या ये वाला समीकरण मेरा नहीं बन रहा है, पा और बड़ी ई मिलकर क्या बना रहे हैं, पी बना रहे हैं। तो पी जब बना रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम पी लिख देंगे और आगे बचा हुआ सा लिख देंगे, कपीस हो जाएगा। और इसका उत्तर होगा कपीस। पूछेगा कपिधन, इसमें कौन सी संधि, दीर्घ संधि। संधि बनेगी कैसे, ये इसका क्या है, ये इसकी संधि है, कैसे बनी, कपीस ऐसे बना। ये नियम है, इसको आप अच्छे से देखिए और समझिए। उसके बाद आता है ये वाला, इसके बारे में हम बात करेंगे कल। थोड़ा सा लाइट दिक्कत कर रही है और इसके लिए क्षमा चाहते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पे बात करते हैं और बहुत जल्द वो वीडियो आने वाला है। थैंक यू।